चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फास्ट ट्रैक एफपीओ। फास्ट ट्रैक एफपीओ ही है, फास्ट ट्रैक आईपीओ नहीं है। अभी कभी भी कंपनी अपना आईपीओ लेने जाती है ना, तो उसको कोई फास्ट मेथड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एफपीओ के केस में दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि एफपीओ वही कंपनी करती है जो लिस्टेड कंपनी होती है। अगर मान लो सेबी के पास में पहले से कोई लिस्टेड कंपनी है, वो एफपीओ लेना चाहती है, तो सेबी क्या कहेगा कि हाँ, पहले से मैं इस कंपनी को ऊपर गवर्न तो करता ही करता हूँ, तो एक थोड़ी सी मैं इसको रिलैक्सेशन देता हूँ कि आप जो इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हो वो प्रोसेस मत करो, आप फटाफट से आपका आईपीओ लाओ, क्योंकि हमने पहले से आपके ऊपर नज़र रख रखी है। तो इस फटाफट के प्रोसेस क्यों बोलते हैं? इस फटाफट के प्रोसेस में कम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कम होता है हमारा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हम फाइल करते हैं सेबी के पास में, जो 30 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के अंदर रहता है, वो फाइल नहीं करना पड़ता है। हम डायरेक्ट ही अपना ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं पब्लिक को, और आरओसी को फाइल कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर सकते हैं, और डायरेक्टली पब्लिक को देख के आप अपना फर्दर पब्लिक इशू ला सकते हो। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आईपीओ में आप फास्ट ट्रैक आईपीओ हो। आपको पूरी की पूरी ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपना सेबी को फाइल करना कंपलसरी है, मतलब है। एफपीओ के केस में सिर्फ इतना है कि आपको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दो आरओसी के साथ में, स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, और पब्लिक को देके अपने शेयर्स ले लो। जो हम बोलते हैं ना कि पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करो, फिर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल होगा, फिर ऑफर डॉक्यूमेंट के बाद में इशू पीरियड शुरू होगा वगैरह, वो सब नॉर्मल है। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट्स जो फाइल करा ना स्टॉक एक्सचेंज के पास में, उससे पहले का जो प्रोसेस था ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक एफपीओ में हट जाएगा, बाकी का प्रोसेस पूरा का पूरा सेम रहेगा। बट सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है कि सारी की सारी जो कंपनियां हैं ना, उनको ये एफपीओ का फायदा नहीं मिलेगा, फास्ट ट्रैक एफपीओ का फायदा नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि अगर ये कंपनी ये है तो हम इनको एलिजिबल करेंगे फास्ट ट्रैक एफपीओ के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि अगर पिछले 3 साल की 3 कंडीशन है। पिछले 3 साल से अगर कंपनी लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर लिस्टेड है कंपनी पिछले 3 साल तक की, तभी उनको फास्ट ट्रैक एफपीओ का मौका मिलेगा। दूसरा होता है कि कंप्लाई विथ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, मतलब पिछले 3 साल की सेबी की एलओडीआर रेगुलेशन का कंप्लायंस उसने कर रखा है। प्लस इक्विटी नॉट सस्पेंडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, पिछले 3 साल से कोई भी उसकी इक्विटी शेयर सस्पेंड नहीं करी है स्टॉक एक्सचेंज ने, ऐसा कंप्लायंस वो पिछले 3 साल तक कर रही है, तो एलिजिबल होगा। ये 3 साल के 3 अलग अलग पॉइंट थे, मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया। फर्स्ट क्या था? लिस्टेड होनी चाहिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के पिछले 3 साल तक, सेबी की एलओडीआर रेगुलेशन फॉलो होनी चाहिए पिछले 3 साल के, और उसकी शेयर्स जो है वो कभी भी सस्पेंडेड नहीं होनी चाहिए पिछले 3 साल के अंदर अंदर। सेकंड पॉइंट होता है कि प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो डीमेट फॉर्म में होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये कंप्लायंस तो सबका होगा ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं थी। थर्ड कंडीशन है कि ट्रेडिंग टर्नओवर, एन्युलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर होना चाहिए मोर देन 2% ऑफ द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द प्रीसीडिंग 6 मंथ। मतलब एन्युलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर क्या होगा? आपका पूरा साल का जितना ट्रेडिंग हुआ है उस ट्रेडिंग का वॉल्यूम होना चाहिए 2% या उससे ज़्यादा ऑफ द वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द प्रीसीडिंग 6 मंथ के अंदर। तो ये कंप्लायंस भी पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट है नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द लीड मर्चेंट बैंकर, इशूअर एंड इट्स ग्रुप और एसोसिएट। मतलब लीड मर्चेंट बैंकर का उसकी कंपनी के साथ में या कंपनी के एसोसिएट कंपनी के साथ में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई लड़ाई बड़ाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर, मतलब एनुअलाइज डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर होना चाहिए 10% या उससे ज़्यादा एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग 6 मंथ। अब ये एनुअलाइज्ड डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर होता क्या है? डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर होता है मतलब अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स लेता हूँ और उसको एक दिन से ज़्यादा होल्ड करके फिर बेचता हूँ, मतलब किसी कंपनी की शेयर्स आज ली 24 घंटे बाद में उसको बोलूँगा, तो वो मेरा डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर के अंदर काउंट होगा। अदरवाइज मैंने 24 घंटे से पहले बेच दी उसको, तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। तो ऐसी शेयर्स जो पब्लिक ने खरीदी है और एक दिन से ज़्यादा अपने पास में रख के फिर बेची है, तो वो जो बेचने वाली प्राइस पे जितनी शेयर्स बेची है मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट निकलेगा वो हमारा डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर में कैलकुलेट होगा। ऐसा टर्नओवर हमारा टोटल टर्नओवर का 10% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर 1000 शेयर ट्रेडेड हुई है तो उसकी 10% से ज़्यादा शेयर्स ऐसी ट्रेडेड हुई होगी जो एक दिन से ज़्यादा होल्ड हुई हुई। नेक्स्ट कंडीशन, 95% of the investor complaint are redressed till the end of the quarter preceding the month of the reference date। मतलब जिस महीने में अपन फास्ट ट्रैक एफपीओ ला रहे हैं उसके एंड लास्ट वाला क्वार्टर,
उसके एंड तक जितनी भी हमारी ग्रीवियंसेस आई है वो 95% हमारी सॉल्व हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, ऑडिट क्वालिफिकेशन का इम्पैक्ट हमारा नेट प्रॉफिट पे 5% से कम होना चाहिए। मतलब ऑडिटर का क्वालिफिकेशन अच्छी बात है या नहीं बात है? ऑडिटर का क्वालिफिकेशन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि है ना, आपका जो प्रॉफिट बता रखा है आपने वो एक्चुअल आपका प्रॉफिट नहीं है, उसमें डेविएशन है वो कम है या ज़्यादा है। तो वो जो इम्पैक्ट है वो आपका पहले बताए हुआ प्रॉफिट से 5% से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूँ कि 100 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ है, 100 करोड़ हुआ है, तो 100 करोड़ का 5% मतलब 105 करोड़ या 95 करोड़, इससे ज़्यादा का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। कि ऑडिटर कह रहा है कि 92 करोड़ का ही था, आपने 100 करोड़ का बताया, तो उनके बीच में जो डेविएशन हो गया वो 8% हो गया। तो ऐसा डेविएशन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एटलीस्ट 1000 करोड़ एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? मतलब अगर मान लो पब्लिक के पास में जितनी शेयर्स है, जितनी शेयर्स पब्लिक होल्ड कर रखी है और उस दिन की जो मार्केट प्राइस चल रही है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मेरा मिलेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि मेरे पास अगर 10,000 इक्विटी शेयर्स है, उनकी मार्केट प्राइस जो भी चल रही हो मार्केट में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता पड़ेगा मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए मेरा 1000 करोड़ से ज़्यादा का। और लास्ट पॉइंट होता है इसका, नो शो कॉज नोटिस एंड एलिज वॉयलेशन अगेंस्ट इश्यूअर एंड प्रमोटर रिगार्डिंग सिक्योरिटी लॉ। मतलब इश्यूअर और प्रमोटर के खिलाफ सेबी ने कोई भी पर्चा जारी नहीं कर रखा होना चाहिए, कोई भी एलिगेशन या शो कॉज नोटिस जारी नहीं करना होना चाहिए। कंडीशन इसकी बहुत सारी है, थोड़ा सा टिपिकल्ट है, याद रखना पड़ेगा, बट आप इसे पॉइंट वाइज अगर पढ़ के याद रखोगे ना, जैसे कि 3 साल वाली 3 कंडीशन है, 3 साल में लिस्टेड होनी चाहिए, सभी के एलओडीआर कंप्लाइंस होनी चाहिए और सस्पेंडेड नहीं होनी चाहिए। ये 3 साल के एक साथ में याद रखेंगे। ट्रेडिंग टर्नओवर और डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर, ये दोनों साथ में याद रख सकते हैं कि ट्रेडिंग टर्नओवर अपना 2% से ज़्यादा होना चाहिए और एन्युलाइज्ड डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर अपना 10% से ज़्यादा का होना चाहिए। 5 पॉइंट हो गए। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पहले से अपन को पता ही है, ये वाला पॉइंट। 6 पॉइंट हो गए। 3, इम्पैक्ट की बात करें या लड़ाई झगड़े की बात करें तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ऑडिट का क्वालिफिकेशन आ गया, ऑडिट क्वालिफिकेशन का इम्पैक्ट आ गया, और शो कॉज नोटिस या एलिगेशन वगैरह बात आ गया। ये तीनों एक साथ में आ जाएगी। नेक्स्ट, 95% ऑफ द ग्रीवियंसेस अपने सॉल्व होने चाहिए और मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए 1000 करोड़ से ज़्यादा की। तो ऐसे करके आप सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक करके याद रख सकते हो। और इसका कोई अगर कॉन्सेप्ट बनेगा अच्छा खासा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इन सबको किसी एक टर्म से आप कैसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है, वो है पोस्ट लिस्टिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी। मतलब भैया जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे, हम उनको ही बोल रहे कि चले जाओ, जा सकते, आपको जाना चाहिए तो आप जा सकते हो, आपको अगर जाना है तो आप जा सकते हो। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले समझते हैं कि पोस्ट लिस्टिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी अपन एग्जिट क्यों देते ही क्यों है। कंपनी ने मान लो 100 करोड़ रुपए लिए फर्नीचर के बिजनेस बनाने के लिए। अब कंपनी ने क्या करा, पैसे लेने के बाद में उनको लगा कि यार फर्नीचर के बिजनेस में तो कम प्रॉफिट है, हमारे को ऑटोमोबाइल्स का अगर बिजनेस करते हैं हम तो ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमने पब्लिक से जो पैसा लिया है वो हम फर्नीचर का बिजनेस कह के लिया है उनसे, पर एक काम करते हैं हम फर्नीचर का बिजनेस नहीं करते, हम ऑटोमोबाइल्स का करते हैं। उनको समझा देंगे कि भाई फर्नीचर के बिजनेस में कम प्रॉफिट है और ऑटोमोबाइल के बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर जो समझ जाएगा उसका पैसा हम ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में लगा देंगे, और जो कहेगा कि भैया नहीं नहीं, मेरे को तो मैंने फर्नीचर के नाम पे पैसा दिया था, मेरे को तो अगर आप फर्नीचर कर रहे हो तो ही आप मेरा पैसा रखो, अदरवाइज मेरे को मेरा पैसा वापस दे दो। तो ऐसे कोई शेयर होल्डर है जो बोल रहे हैं कि हाँ आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके लिए जो पैसा, बिजनेस करने के लिए जो आपने मेरे से पैसा लिया वो नहीं करके कोई और बिजनेस कर रहे हो, तो इन दैट केस मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। तो उसमें क्या करते हैं, हम शेयर होल्डर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं। कब देनी पड़ती है? फर्स्ट कंडीशन, जब भी कंपनी ने पैसा लिया है और जिस बिजनेस को करने के लिए दिया है वो बिजनेस ना करके वो कोई और बिजनेस कर रही है, या फिर जिस पर्पस के लिए उन्होंने पैसा लिया है पब्लिक से उस पर्पस को नहीं कर रही है। मतलब जिस पर्पस के लिए लिया है उन्होंने पैसा, उस पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए लगा रही है, या सिंपली को कि अपने ऑब्जेक्ट में वेरिएशन कर रही है, अपना कंपनी का ऑब्जेक्ट ही चेंज कर रही है। तो इन सच केस हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको हम ऑफर देंगे कि आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। पढ़ते क्या है, लिस्टेड कंपनी
change its object or make variation in terms of contract referred in the offer document। मतलब जो ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा था हमारा टर्म, उसको हम वेरिएशन कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर रहे हैं। देन द प्रमोटर ऑफ द सेलिंग शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर इन कंट्रोल, मतलब कौन भाई खरीदेगा, कौन उनकी शेयर्स को, जो भाई भला बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं रखनी है आपकी कंपनी की शेयर, तो उनको खरीदेगा प्रमोटर या शेयर होल्डर इन कंट्रोल, ये दोनों पर्सन होंगे, वो खरीदेंगे और एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर को। डिसेंटिंग शेयर होल्डर कौन होता है? वो शेयर होल्डर जिन्होंने ऑब्जेक्ट चेंज करने वाले जो रेजोल्यूशन है उसके अगेंस्ट में वोट दिया है। मतलब अगर मैं पर्सन हूँ, मैंने शेयर होल्ड कर रखे थे, मैं नहीं चाहता कि कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करे और मैंने उस रेजोल्यूशन के लिए अगेंस्ट में वोट करा, तो मैं हो गया डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो उन शेयर होल्डर को प्रमोटर या शेयर होल्डर इन कंट्रोल क्या देंगे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे और बोलेंगे कि भैया तेरे शेयर्स हम खरीद लेते हैं, फिर हमारे शेयर उनके पास चले जाएंगे, फिर उनको हमारे से कोई आपत्ति नहीं है। सिंपली बात करें, शेयर होल्डर हु डू नॉट वांट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज चेंज, देन दे कैन एग्जिट फ्रॉम द कंपनी। अब इसकी दो कंडीशन है, ये हमने पहला पढ़ा कि पोस्ट लिस्टिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी कब देंगे, कि मैंने लिस्टिंग करवा दी, उसके बाद पैसा ले लिया लोगों से, फिर उसके बाद लिस्टिंग करा दी और अब मैं अपना ऑब्जेक्ट चेंज कराना चाहता हूँ, उस केस में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं चेंज कराता हूँ तो ऐसी कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी कंडीशन है कि दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके हमारे को पोस्ट लिस्टिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। फर्स्ट होता है चाहिए कि जितने शेयर होल्डर्स ने हमारे वोट दिए, हमारे रेजोल्यूशन में जितने शेयर होल्डर ने वोट दिए, उसमें से जितने डिसेंटिंग है, जिन्होंने अगेंस्ट में वोट दिए, उनकी संख्या होनी चाहिए 10% से ज़्यादा। किसे? जिन्होंने सब ने मिलके वोट दिए। सपोज 100 ने मिलके वोट दिए तो 100 का 10%, 10 शेयर होल्डर, तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के नंबर होने चाहिए 10 या उससे ज़्यादा, तभी। मतलब मान लो अगर 100 जने सब हाँ में बोल रहे हैं, मैं अकेला ना बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे नहीं चलेगा। मेरे ना करने वालों जितने बंदों की वहाँ पे वैल्यू है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो अमाउंट मैंने बोला था कि मैं फर्नीचर के लिए लूँगा, सपोज वो फर्नीचर के लिए मैंने मान लो 75% से कम का अमाउंट फर्नीचर के लिए लगा रहा हूँ और 75% से ज़्यादा का अमाउंट किसी और ऑब्जेक्ट के लिए लगा रहा हूँ, जिसके लिए मैं ऑब्जेक्ट अपना चेंज कर रहा हूँ। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी, अदरवाइज नहीं करी जाएगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की का जो नंबर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए ऑफ दी टोटल वोटेड शेयर होल्डर। मतलब जिन्होंने वोट करा उनका ही। 1000 शेयर होल्डर है, 100 ने वोट करा तो 100 का 10%, 1000 का 10% नहीं होगा। जिन्होंने वोट करा है उनके वोट के अंदर से ही जिन्होंने अगेंस्ट में वोट करा उनका परसेंटेज 10% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो 1000 करोड़ मैंने लिए हैं फर्नीचर के बिजनेस करने के लिए और लिस्टिंग कराने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि फर्नीचर नहीं ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस करूंगा, तो ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में मैं 75% ऑफ द इश्यू साइज जितना मैंने पब्लिक से लिया है उसका 75% से ज़्यादा नए बिजनेस के लिए लगा रहा हूँ। या फिर सिंपली कह सकते हैं कि जितना मैंने पैसा लिया है उसका 25% से कम मैं उस बिजनेस के लिए लगा रहा हूँ जिस बिजनेस के नाम पे मैंने लोगों से पैसे लिए थे। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है 10% वाली और 75% वाली, तभी जाके मेरे को एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे मेन प्रोविजन रहता है कि भाई मान लिया कि है ना भाई 10 जने थे हमारे, उन 10 जनों को नहीं चाहते वो कि कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज हो, तो हमने उनको बोल दिया कि भाई हमारे आपके शेयर्स हमारे को बोल दो, प्रमोटर को भेज दो। अब प्राइस क्या रहेगी? यहाँ पे प्राइस के लिए उन्होंने बोल रखा है कि प्राइस डिटरमाइन करनी पड़ेगी और चार चार तरह के से प्राइस निकालनी पड़ेगी। उन चारों में से जो हाईएस्ट प्राइस रहेगी वो प्राइस रखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या रखा उन्होंने? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 52 वीक। अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है मैं आपको आराम से समझाऊंगा, अभी यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं करते। आप सिर्फ याद रखो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 52 वीक्स ये निकालेंगे हम। सेकंड, ऐसी कोई प्राइस जो प्रमोटर या शेयर होल्डर इन कंट्रोल ने शेयर्स को एक्वायर करने के लिए लिए दी गई है। मतलब अगर प्रमोटर है या शेयर होल्डर इन कंट्रोल है, वो लास्ट के 26 वीक के अंदर कंपनी की कोई शेयर खरीदी है, तो जिस प्राइस पे उन्होंने खरीदी थी वो प्राइस, क्योंकि वो कम प्राइस पे तो खरीदेंगे नहीं, अच्छे खासे प्राइस ही दिया होगा उन्होंने, तो वो वाली प्राइस। ठीक है। और नेक्स्ट के जो दो पॉइंट है वो है इन केस ऑफ फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड, इन केस ऑफ इनफ्रिक्वेंटली ट्रेडेड। तो दोनों में से किसी भी कंपनी की शेयर्स या तो इनफ्रिक्वेंटली होगी या फ्रिक्वेंटली होगी, तो लास्ट वाली कंडीशन में हमारे को कोई एक ही प्राइस उठानी है।
कंपनी की फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड होगी तो वो निकालेगी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इन प्रीसीडिंग 60 डेज, और इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होगी तो मेरी कंपनी निकालेगी प्राइस डिटरमाइंड बाय प्रमोटर एंड मर्चेंट बैंकर। ये दोनों मिला के एक प्राइस डिसाइड करेगी कि ये प्राइस होनी चाहिए जो हमारे एग्जिट शेयर होल्डर को प्रोवाइड करनी चाहिए, उस प्राइस पे हम उनके शेयर्स खरीद लेंगे, मतलब प्रमोटर उनके शेयर्स खरीद लेंगे। तो एग्जिट प्राइस किसे निकालेंगे? फर्स्ट निकालेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 52 वीक्स, या फिर ऐसी कोई भी प्राइस जो प्रमोटर या शेयर होल्डर इन कंट्रोल ने लास्ट 26 वीक के अंदर कंपनी को दी है और शेयर परचेस करे वो प्राइस, या फिर फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस प्रीसीडिंग 60 डेज, और इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स है तो प्राइस डिटरमाइंड बाय द प्रमोटर एंड मर्चेंट बैंकर। इन चारों में से जो हाईएस्ट होगी उस प्राइस पे है ना प्रमोटर को और शेयर होल्डर इन कंट्रोल को लोगों से, मतलब डिसेंडिंग शेयर होल्डर से शेयर्स एक्वायर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी एक जनरल मीटिंग बुलाएगी, जनरल मीटिंग में डिसाइड करेगी कि हाँ कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना है, उसके लिए ऐसा पास करना है। तो पहले नोटिस देगी, उसका नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा और सारी चीज़ इन डिटेल बताई जाएगी कि कंपनी ने किसके लिए पैसा लिया था और किसके वो अपना वेरिएशन क्या कर रही है, नया ऑब्जेक्ट क्या रख रही है, वो सब चीज़ें बनानी पड़ेगी। फिर जनरल मीटिंग कन्वे करेगी जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग करने के बाद में क्या करेगी, वो डिसेंडिंग शेयर होल्डर की होगी ना वो लिस्ट बनाएगी। हाँ कितने जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर ने वोट करा और कितने ने अगेंस्ट में करा है, कितनों ने फेवर में करा, वो एक लिस्ट बनाएगी। फिर करेगी अपॉइंट, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी 10% से ज़्यादा वाली और 75% से ज़्यादा वाली, फिर मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगी और फाइनलाइज करेगी एग्जिट प्राइस। फिर इंटीमेट करेगी साथ में स्टॉक एक्सचेंज को कि हम एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। साथ ही साथ एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करेगी और उसके अंदर एक एग्रीगेट अमाउंट जमा करा देगी, मतलब कि हाँ मैं खरीद तो रहा हूँ पर मेरे पास पैसे है कि नहीं है, तो पैसे क्या करने पड़ेंगे मेरे को, पहले ही एक प्रमोटर को या कंपनी को क्या करना पड़ेंगे, एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उस एस्क्रो अकाउंट में पहले से ही हमारे को लग रहा है कि हाँ इतने डिसेंडिंग शेयर होल्डर थे, ये प्राइस है, उस हिसाब से हमको इतने शेयर्स उनसे खरीदने, तो शेयर्स इनटू प्राइस हमको उतना अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। फिर ट्रेंडिंग पीरियड शुरू होगा जो कि 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब जब से जनरल मीटिंग करी हमने उसके 7 दिन के अंदर अंदर एक टेंडरिंग पीरियड ओपन करना पड़ेगा जो मैक्सिमम 10 दिन तक ओपन रहेगा। उस टेंडरिंग पीरियड के अंदर क्या होगा, जितने भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर है वो अपने अपने शेयर्स देंगे कि भाई लो मेरे को ये शेयर्स नहीं रखने आपके। अगर मान लो किसी ने वोट अगेंस्ट में करा हो और उसके बाद में माइंड चेंज हो गया कि नहीं मेरे को नहीं बेचनी भाई, मेरे को भी लग रहा है कि ऑटोमोबाइल्स में अच्छा कमा लेगी यू, तो उस केस में क्या होता है कि वो अपने शेयर्स टेंडर नहीं करे तो उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। बट उसको ऑप्शन तो दिया था एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसने एक्सरसाइज नहीं करा तो नहीं दिया जाएगा। तो ट्रेंडिंग पीरियड के अंदर जितने भी लोग अपने शेयर्स टेंडर करते हैं उनको कंपनी क्या करेगी, उस प्राइस के हिसाब से उनसे शेयर खरीद लेगी। 10 दिन जब से ट्रेंडिंग पीरियड खत्म होगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा डिसेंडिंग शेयर होल्डर को, और वहां से 2 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को एक रिपोर्ट बना के भी दी जाएगी कि इतने लोगों ने हमारे शेयर टेंडर करे और हमने इस प्राइस पे उनसे शेयर्स खरीद लिए। ये हो जाएगी पूरी पोस्ट लिस्टिंग एग्जिट अपॉर्चुनिटी। क्यों करते हैं, वे कम्स इन हमारे चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर और डिसेंडिंग शेयर होल्डर की वैल्यू 10% से ज़्यादा और हमारा अमाउंट जो यूटिलाइज कर रहे हैं हम किसी और पर्पज़ के लिए वो 75% से ज़्यादा है, तभी प्रोवाइड करनी जाएगी। और अपने पूरा प्रोसेस दे लिया, जनरल मीटिंग करानी है, फिर मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना है, फिर उसके बाद में ट्रेडिंग पीरियड ओपन करना है, पेमेंट देना है, स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है, सिंपली। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा इशू ऑफ वारंट्स। अब वारंट्स क्या होते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर वारंट्स आईपीओ में इशू होते हैं तो रेगुलेशन 13 एप्लीकेबल होती है, और वही एफपीओ में इशू होते हैं तो रेगुलेशन 111 एप्लीकेबल होती है। अब वारंट्स होता क्या है, वारंट्स एक प्रकार का राइट होता है। जनरली कंपनी जो इशू करती है ना वारंट, वो राइट होता है कि आप कंपनी की इक्विटी शेयर्स परचेस कर पाओगे। जैसे कैसे, एक एग्जांपल कैसे में समझते हैं, एबीसी लिमिट ने वारंट इशू करा पब्लिक को, तो वारंट्स क्या होगा, एक प्रकार का कागज होगा, उस कागज के अंदर लिखा होगा कि है ना आपको इन फ्यूचर मैक्सिमम 18 महीने के अंदर अंदर का टाइम पीरियड होगा, उसके अंदर अंदर हम आपको जैसे 12 महीने का बोल दिया तो 12 महीने बाद में आपको इस वारंट के बदले आपको इक्विटी शेयर्स देंगे। जनरली कंपनी इक्विटी शेयर्स के लिए ही वारंट इशू करती है, पहले वारंट दे देती है,
वारंट को क्या बोलते हैं कि 12 महीने तक ये वैलिड है, 12 महीने बाद में आप हमारे पास लेके आना, हम इसके बदले आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे। तो यहाँ पे एक राइट देती है वारंट इशू करने के साथ में, जो होल्डर होता है वारंट का उसके पास में राइट है, आइदर वो एक्सरसाइज करे उस राइट को, आइदर उसके पास में ऑप्शन है वो उसको छोड़ भी सकता है। तो मैं अगर एक कंपनी हूँ, आज वारंट इशू कर रहा हूँ किसी को आईपीओ में, एफपीओ में, तो एक प्रकार से वारंट कागज के टाइप होगा, मैं उस होल्डर को दे दूंगा और उससे मैं मिनिमम उस होल्डर उसका जितना अमाउंट बनता है उसका 25% आज ही ले लूंगा मैं उससे, और पहले से प्राइस डिसाइड कर लूंगा कि हाँ कितनी प्राइस मेरे को वारंट की रखनी है। अब लोग बाग आप सोच रहे होंगे मतलब कि इन फ्यूचर वापस उसके बदले इक्विटी शेयर मिलेगी, मतलब वो एक प्रकार से कन्वर्टेबल सिक्योरिटी हो गया। आज वारंट इशू कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद में वो मेरे पास वापस वारंट लेके आएगा, मैं वारंट ले लूंगा और उसको अपने इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा। तो लोग बाग ऐसा करेंगे क्यों, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स क्यों नहीं ले रहे? तो इसका फायदा ये है कि वारंट में लालच होता है। लालच क्या होता है कि मैं आज बोल रहा हूँ कि आज मैं आपको वारंट इशू कर रहा हूँ, मान लो सपोज 10 रुपए के ऊपर, और वारंट का पीरियड है 12 महीने। तो क्या होगा, 12 महीने बाद में जब वो वारंट का पीरियड खत्म हो जाएगा, तब उसके जो होल्डर है वो इक्विटी शेयर लेने आ जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कितने रुपए में मिलेगी, वारंट 10 रुपए पे लिया था 12 महीने पहले, तो वो 12 रुपए पे 12 महीने बाद में जब आ रहे हैं ना, तब मान लो उस शेयर प्राइस 12 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गई है, तो इन दैट केस उनको वो शेयर्स 12 रुपए में ही मिलेगी 1 साल बाद में भी। क्यों? क्योंकि उनको वारंट 12 रुपए में मिला था, उस वारंट के बदले उनको शेयर्स मिलेगी, भले मार्केट में फ्यूचर की प्राइस कुछ भी हो, उन्होंने जिस प्राइस पे वारंट को एक्सरसाइज करा था उसी प्राइस पे उनको इक्विटी शेयर्स मिलेगी। अब वारंट को एक्सरसाइज कब करूंगा, जब मेरी प्राइस 12 से बढ़कर 40 होगी, तब मतलब ऑब्वियसली जब मेरी प्राइस बढ़ेगी तब उसका होल्डर उसको एक्सरसाइज करेगा। इन केस जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो वारंट होल्डर क्यों लाएगा भाई अपना कि भाई 12 रुपए में दे दो, जो प्राइस अभी 9 रुपए चल रही है उसको 12 रुपए में देखो, ऐसा कोई खरीदने नहीं आता है। लालच क्या होता है, जब अपन को लगता है कि इन फ्यूचर हमारी कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तब जाके वो कंपनी वारंट इशू करती है, और उसको जो वारंट होल्डर है उसके पास में ऑप्शन रहता है कि जब मेच्योरिटी हो जाएगी, पीरियड खत्म हो जाएगा, उस पीरियड खत्म होने पर वो इक्विटी शेयर्स ले लेगा उस कंपनी की। तो देखो, warrant means an option issued by the company wherein the buyer is granted the right to purchase a number of shares, usually one of its equity share capital at a given exercise price during a given period. Warrant has the right but not the obligation to convert, मतलब मैं चाहूँ तो कन्वर्ट कराऊँ, मैं चाहूँ तो नहीं कन्वर्ट करवाऊँ। किसकी कंडीशन है इशू की, कंडीशन क्या है, सबसे पहले टेन्योर पीरियड जो होता है वारंट का, वो कभी भी 18 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आज मैं वारंट इशू कर रहा हूँ तो वो 18 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए इक्विटी के अंदर। सेकंड, 25% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट रिसीव अपफ्रंट हो जाना चाहिए। अगर मान लो मैं 10 शेयर इशू कर रहा हूँ, एक की प्राइस 25 रुपए है तो 250 रुपये हुआ, 250 का 25% मुझे आज ही रिसीव हो जाना चाहिए, और बाकी का मतलब 25% तो मेरे को मिनिमम मतलब रिसीव करना ही है। अगर मैं चाहूँ तो 100% भी आज ही ले सकता हूँ। तो 25% क्या होना चाहिए, 25% तो अभी का अभी होना ही चाहिए पेमेंट। थर्ड होता है प्राइस और फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्साइज प्राइस सेल बी डिटरमाइन अपफ्रंट एंड डिस्क्लोज इन ऑफर डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि मैं आज वारंट इशू कर रहा हूँ और आपको प्राइस ही नहीं बता रहा हूँ कि भाई किस प्राइस पे मैं इन वारंट को इक्विटी में कन्वर्ट करूंगा। मान लो सपोज आज 10 रुपए पे इशू करी, मैंने आपको प्राइस बताई नहीं, ऑफर डॉक्यूमेंट में भी लिखा ही नहीं, और डिसाइड भी नहीं करा कि इस वारंट की प्राइस क्या है। इन फ्यूचर जब 18 महीने पूरे हुए या 12 महीने का था तो 12 महीने पूरे हुए, तब मेरी प्राइस चल रही थी 40, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि प्राइस तो आज 40 है भाई, 40 रुपए दो तो मैं आपको इसके बदले इक्विटी शेयर्स दूंगा, ऐसा नहीं होगा। जब हम वारंट इशू कर रहे थे तब ही मेरे को पहले से अपनी उन वारंट्स के प्राइस को डिसाइड करना पड़ेगा और ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर उन शेयर्स की प्राइस को लिखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है होल्डर डज नॉट एक्साइज वारंट विद इन 3 months ऑफ एक्सपायरी ऑफ टेन्योर पीरियड देन कंपनी में फॉरफिट द अमाउंट। मतलब 25% तो वो पहले से अपने पैसे ले रहे, और अगर मान लो जब इसका टेन्योर पूरा हो गया तो इसके होल्डर ने, वारंट होल्डर ने हमारे पास में, कंपनी के पास में आया ही नहीं कि है भाई इनको मेरे कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर्स दे दो, तो इन केस 3 महीने और इंतजार करेगी। 3 महीने खत्म होने के बाद में भी, बाद में जो वारंट होल्डर ने 25% पैसे दिया, 25% रुपए दिए थे, वो कंपनी
फॉरफिट कर देगी और 3 महीने के बाद में राइट चला जाएगा उसका एक्सरसाइज करने का, ठीक है। और वारंट है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में हैव वन और मोर वारंट अटैच टू इट, मतलब एक सिक्योरिटी के साथ में आप एक से ज़्यादा भी वारंट इशू कर सकते हो। सिक्योरिटी वारंट्स मतलब एक पर्चा हो गया जिसके ऊपर कंपनी का नाम वगैरह डिटेल वगैरह सब लिखी हुई है और वो बता रहा है कि है ना किस प्राइस पे आज आपने वारंट खरीदा है और वो कितने टाइम का वारंट है, कितने टाइम के बाद में आपको उसके बदले इक्विटी शेयर्स मिल सकती है अगर आप उसको एक्सरसाइज करोगे तो। कॉन्सेप्ट यही है कि जब मेरे को लगेगा कि कंपनी की प्राइस इन फ्यूचर बढ़ेगी और वो आज वारंट इशू कर रही है तो मैं उस वारंट को एक्सरसाइज कर लूंगा, आज की प्राइस के ऊपर 25% आज दे दूंगा। फिर जब वो वारंट का पीरियड पूरा होगा तब मैं उसको कन्वर्ट कराऊंगा इक्विटी शेयर्स के अंदर। उस टाइम प्राइस कुछ भी हो, मुझे जो पहले ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखी थी उसी प्राइस पे अपने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। और अगर मान लो उससे कम हो गई ये प्राइस तो मैं उसको एक्सरसाइज करने जाऊंगा ही नहीं और मेरा 25% जो अमाउंट दिया है वो मेरा कंपनी खा जाएगी, फॉरफिट कर देगी। ये है वारंट का कॉन्सेप्ट आईपीओ के केस में रेगुलेशन 13 और एफपीओ के केस में 111। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईपीओ बाय स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इस टॉपिक को मैंने जब आपको पढ़ाया था सबसे पहले तभी मैंने बताया था कि पोस्ट इश्यू पेड अप शेयर कैपिटल जब 10 करोड़ से कम होती है कंपनी की तो वो एसएमए बोर्ड पे लिस्ट होती है, 10 करोड़ से ज़्यादा होती है और 25 करोड़ तक की होती है तो उसके पास ऑप्शन होता है आइदर वो एसएमए बोर्ड पे लिस्ट हो या आइदर वो मेन बोर्ड पे लिस्ट हो। और जब उसकी पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है तब वो कंपल्सरी लिस्ट होती है मेन बोर्ड के ऊपर। यही कंडीशन है, ये देखो 10 करोड़ से कम है पोस्ट इशू पेड शेयर कैपिटल तब लिस्ट ऑन एसएमई बोर्ड, बीच वाले में उसके पास ऑप्शन है और लास्ट वाले में उसके पास में ऑप्शन नहीं है, उसको कंपलसरी मेन बोर्ड पे ही लिस्ट कराना है। कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल होती है एसएमई आईपीओ के लिए, तो स्लाइड 4 पे जो हमने कंपनी की एलिजिबिलिटी पढ़ी थी ना, जो डिबार्टर नहीं होना चाहिए या फिर कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर किसी और कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर है और वो कंपनी डिबार्ट नहीं होनी चाहिए, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, विलफुल डिफॉल्टर है और वो फ्रॉडुलेंट बोरोवर है, कन्वर्जन करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ भी है तो वो कंपनी आईपीओ नहीं कर सकती। मतलब देखो सिंपल सा प्रोसेस तो पूरा का पूरा वही रहेगा, मर्चेंट बैंकर को ओपन करना, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करना, ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइल करना, फिर इशू ओपन करना, अंडरराइटिंग करना, मॉनिटरी एजेंसी अपॉइंट करना, सब कुछ सेम होगा। मॉनिटरी एजेंसी नहीं अपॉइंट होगी क्योंकि वहाँ पे 1000 करोड़ से 100 करोड़ से ज़्यादा का इशू होगा तभी होगा। यहाँ पे अपनी कैपिटल कितनी रहेगी मैक्सिमम 25 करोड़ तक और कंपलसरी करके बात करूँ तो 10 करोड़ से कम एसएमई बोर्ड पे लिस्टेड करने के लिए। तो जो सारी वहाँ की कंप्लाइंस है वहाँ की कंप्लाइंस तो पूरी पूरी करनी है, प्लस अगर मान लो आपके ऐसे में आईपीओ ले आ रहा हो तो उन सारी कंडीशन के साथ साथ में ये कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी ही करनी है। नेक्स्ट जनरल कंडीशन, वही स्टॉक एक्सचेंज पे आपको लिस्टिंग अप्रूवल लेनी है पहले से, आपको स्टॉक एक्सचेंज के पास से डीमेट के लिए डीमेटेरियलाइजेशन कराने के लिए आपको एक किसी भी डिपॉजिटर के साथ में एग्रीमेंट करना है। फिर प्रमोटर के शेयर्स जो है वो सारे डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, ऑल शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड ऑफ होनी चाहिए। फिर 75% ऑफ द फर्म अरेंजमेंट वाला पॉइंट हो गया और 25% आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में रख सकते हो। ये जो कंडीशन थी जनरल कंडीशन वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले मेन बात आपको आईपीओ में लिखना है कि आपकी पोस्ट इशू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तब आपको आईपीओ एसएमई बोर्ड पे लिस्टेड होना चाहिए। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें तो सेम रहती है, जनरल कंडीशन की बात करें तो सेम रहती है। कुछ एडिशनल कंडीशन है वो जो अलग रहती है वो मैं बताता हूँ। पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल पहले डिसाइड कर लिया हमने 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम रहती है। आईपीओ जो होता है वो 100% अंडर राइटिंग करना पड़ता है, प्लस इसके अंदर है ना अंडर राइटर को इसके अंदर अंडर राइटर को अंडर राइटिंग बाय मर्चेंट बैंकर मिनिमम 15% अंडर राइटिंग करनी पड़ेगी मर्चेंट बैंकर को। क्या पढ़ा हमने कि पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल होनी चाहिए 10 करोड़ से कम की, फिर 100% आईपीओ होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए अंडर राइटिंग, उसमें से मैक्सिमम मर्चेंट बैंकर कर सकता है, मिनिमम मर्चेंट बैंकर को करना पड़ेगा 15%। कंपलसरी उस कंपनी को मार्केट मेकिंग करनी पड़ेगी 3 साल तक के लिए, जब से वो आईपीओ लाया ना वहां से 3 साल तक के उसके लिए कंपलसरी मार्केट मेकिंग करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन का जो साइज है मतलब जितनी भी लॉट होगी वो सब लॉट मिला के 1 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए। और अगर कोई ट्रेड कर रहा है उनको लिस्ट कराने के बाद में, जैसे कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है वो ट्रेडिंग करानी है तो मिनिमम उनकी लॉट साइज रहनी चाहिए 1 लाख के ऊपर, मतलब 1 लाख से कम की नहीं होनी चाहिए। और
मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट सबमिट करेगा सेबी को। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है हमारा राइट इशू का। अब राइट इशू मैंने आपको पहले ही बताया, एक रिकॉर्ड डेट के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे कितने शेयर होल्डर है, उन शेयर होल्डर को हम दूसरे किसी पब्लिक से पहले उनको ऑप्शन देते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स पहले खरीदिए। ऐसा कब करेगी कंपनी, जब उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अच्छा लग रहे होंगे और वो बोलेगी कि हाँ पब्लिक को देने से अच्छा है कि जो पहले से हमारे शेयर होल्डर होल्ड करके बैठे हैं उनको और शेयर दिए जाए ताकि वो और खुश रहे। तो राइट इशू का मतलब ये था, इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑन अ रिकॉर्ड डेट। अब चाहो मतलब अगर मान लो मेरे को वो शेयर्स मिली है और मैं चाहता हूँ कि यार मेरे को तो नहीं खरीदनी है पर मेरे को किसी और को खरीदनी है, तो मैं ऐसा चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर उसको बोलते हैं राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। अगर मेरे को जो शेयर मिली है राइट इशू में, मेरे को जो शेयर मिल रही है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं खरीदना चाहता हूँ तो मैं अपने हिस्से के शेयर्स किसी और को भी बेच सकता हूँ। उसको बोलते हैं राइट ऑफ रिनाउंसिएशन। शेयर होल्डर हैव पावर टू रिनाउंस शेयर्स ऑफर्ड टू अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके अलावा मैं चाहूँ तो अपने हिस्से के शेयर्स उसको अलॉट कर सकता हूँ कि भाई मैं नहीं ले रहा हूँ तू ले ले। सेकंड, हमने ये बात करी थी कि लिस्टिंग सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल ही तब होगी जब वो राइट इशू होगा और राइट इशू की इशू साइज 50 करोड़ से ज़्यादा की होगी। तो हमारे को कंप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे सेबी का चैप्टर 3 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। अब सारे छोटे छोटे टॉपिक शुरू हो गए। बड़ा जो हमारा टॉपिक था आईपीओ एफपीओ वाला वो खत्म हो गया। ये राइट इशू जब से शुरू हुआ ना तब से हमारे को एफपीओ आईपीओ भूल जाना है। अभी छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे राइट इशू, बोनस इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्यूआईपीज, ये सारे हम छोटे छोटे आईडीआर वाला, ये सारे हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। ये सारे अलग है, इनको ऊपर वाले से लिंक मत करना। सबसे पहला टॉपिक शुरू हुआ राइट इशू का, जिसमें हमने क्या बोला कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक रिकॉर्ड डेट के ऊपर हम वो शेयर्स ऑफर करेंगे। अगर उनको चाहे, वो शेयर होल्डर चाहे तो वो खुद खरीद सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अलावा किसी और को बेच सकते हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा का जब इशू साइज हो जाएगा तब मेरे को चैप्टर 3 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कौन कौन से कंपनी को डिबार्ट कर रखा है कि आप राइट इशू नहीं ला सकते। फर्स्ट वही डिबार्ट वाला पॉइंट कि अगर मान लो इशूअर है, प्रमोटर है, उसका प्रमोटर ग्रुप पे डिबार्ट कर रखा है सेबी ने, तो वो कंपनी राइट इशू नहीं ला सकती। सेकंड, अगर प्रमोटर वगैरह डायरेक्टर वगैरह डिबार्ट है, मतलब मेरी कंपनी में प्रमोटर और डायरेक्टर है जो किसी और कंपनी में प्रमोटर या डायरेक्टर है और उस कंपनी को डिबार्ट कर रखा है, तो इन दैट केस मेरी कंपनी भी राइट इशू नहीं ला सकती है। और थर्ड आता है प्रमोटर या डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर है। यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर की बात नहीं करी गई है, सिर्फ बात करी गई है इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर। अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए एक अलग से कंडीशन दी गई है कि वो जनरल कंडीशन के साथ में दी गई है कि अगर मान लो हमारी कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो इशू ही नहीं कर सकते, राइट इशू नहीं कर सकते। और अगर मान लो वो विलफुल डिफॉल्टर है या फिर फ्रॉडुलेंट बायर है, इन दैट केस क्या होता है कि अगर प्रमोटर को है ना शेयर्स इशू करी या राइट या फिर डायरेक्टर को करा है राइट, तो वो राउट ऑफ रिनाउंसिएशन जो है ना वो नहीं कर सकते अदर देन टू एग्जिस्टिंग प्रमोटर या डायरेक्टर। अगर मैं कंपनी का कोई डायरेक्टर हूँ या प्रमोटर हूँ, मैं विलफुल डिफॉल्टर भी हूँ, तो मेरे को जो राइट शेयर का ऑफर करा गया है वो मेरे अलावा, मतलब मैं अपने प्रमोटर ग्रुप के अलावा किसी और को राइट नहीं दे सकता कि भाई तू खरीद ले मेरी जगह। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है उनको ही मैं अपना राइट ऑफ रिनाउंसिएशन कर सकता हूँ, उसके अलावा किसी और को नहीं कर सकता। इसके साथ में एक और कंडीशन थी, पर जनरल कंडीशन की बात करें हम तो जनरल कंडीशन सेम एज जनरल कंडीशन ऑफ आईपीओ एफपीओ, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज वाली, डिमेटलाइजेशन वाली, प्रमोटर के डिमेट में वाली, 75% फर्म अरेंजमेंट और 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ये सारी कंडीशन फुलफिल होने के साथ साथ में एडिशनल 2 कंडीशन दी गई है। क्या है कि प्रमोटर या फिर डायरेक्टर जो है वो विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बोरोवर है तो वो अपना राइट टू रिनाउंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद इन प्रमोटर ग्रुप, मतलब प्रमोटर ग्रुप के अंदर अंदर ही कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते। सेकंड, अगर एसआर इक्विटी शेयर होल्डर है उनके ऊपर राइट इशू कर रहे हैं तो एसआर इक्विटी शेयर होल्डर के जो लॉकिंग पीरियड था ना वही का वही इन राइट इशू के शेयर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। When the company issue SR equity shares to its promoter, then they shall not allow to renounce their right and such shares remain in locking period until conversion into equity shares। जब तक वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक उनके ऊपर भी लॉकिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट रहेगी। राइट इशू में इतना ही है, मेन आपको याद रखना है चैप्टर 3 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी। राइट इशू क्या है, राइट ऑफ रिनाउंसिएशन कौन कंपनी नहीं कर सकती है,
और जनरल कंडीशन में वो सारी 5 कंडीशन पूरी और प्लस उसके साथ में 2 कंडीशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोनस इशू। बोनस इशू भी पता ही है, राइट इशू जैसे समझो, बस इसमें भी समझो कि हम उनसे पैसा नहीं ले रहे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते, उनके प्रोपोर्शन बेसिस पे ही देते हैं, उन्हें रिकॉर्ड डेट ही देते हैं। बट यहाँ पे बस एक ही चीज़ का फर्क है, राइट इशू में हम उनसे पैसा लेके फिर देते, बोनस इशू में हम उनसे पैसा नहीं लेते और उनको विदाउट कंसिडरेशन हम इशू करते हैं। तो इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू existing shareholder on proportionate to existing shares holding on a record date without consideration। विदाउट कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको बोनस इशू पता ही होगा क्या होता है, इन डिटेल नहीं जाना चाहिए। तो जब लिस्टेड कंपनी करती है तब CBI-ICDR रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है और इसकी इन डिटेल दे रखी है चैप्टर 11 ऑफ CBI-ICDR रेगुलेशन। चैप्टर 11 स्पेशली बना हुआ है बोनस इशू के लिए, उसमें सारी कंडीशन दे रखी है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी बोनस इशू लाती है तब क्या क्या करना पड़ता है। तो जैसे ही चैप्टर 3 की बात करूँ तो चैप्टर 3 में दे रखा है कोई लिस्टेड कंपनी राइट इशू लाती है और उसका इशू साइज 50 करोड़ से ज़्यादा होता है तब उसको क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी है, वो सारे चैप्टर 3 के अंदर लिख रखा है। अलग अलग इशू के लिए अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं। तो चैप्टर यहाँ पे 11 एप्लीकेबल होता है बोनस इशू के लिए। नेक्स्ट बात करें हम जनरल कंडीशन की। जनरल कंडीशन में वही है, ऑथोराइजेशन बाय AOA, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज होना चाहिए कंपनी कि हाँ वो कंपनी बोनस इशू कर सकती है। प्लस नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेब्ट डिपॉजिट एंड स्टेच्यूटरी ड्यूज। ये आपको कंपनी एक्ट के अंदर भी पढ़ने के लिए मिलता है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पेमेंट के लिए, भले वो इंटरेस्ट का पेमेंट हो या फिर प्रिंसिपल का पेमेंट हो। नो आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कोई भी आपकी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और प्रमोटर या डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर की बात नहीं करी गई है, एक ही बात करी गई है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। कौन? डायरेक्टर या प्रमोटर। तो ये 4 जनरल कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन बोलती है कि बोनस शेयर्स इन ड्यू ऑफ डिविडेंड नहीं अलाउ है। अगर मान लो आप डिविडेंड के बदले में आप बोनस इशू करना चाहते हो तो नहीं अलाउ है। कंपनीज एक्ट में भी दिखा गया है इसका। रिजर्वेशन ये होती है कि आपको जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर है उनको भी रिजर्व करना पड़ेगा बोनस इशू के देने के लिए। सपोज इसका एग्जांपल मान लो 2 शेयर होल्डर है, एक ने इक्विटी होल्ड कर रखी है, एक ने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है। अब मान लो जिसने इक्विटी होल्ड कर रखी है उसको तो आप बोनस इशू दे रहे हो, फिर जिसने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है उसके पास आज इक्विटी नहीं है पर इन फ्यूचर तो इक्विटी आएगी, तो उस इक्विटी के ऊपर भले आज वो उसने होल्ड नहीं कर रखी है पर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी तो होल्ड कर रखी है जो आगे जाके फ्यूचर डेट में इक्विटी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको उनके लिए भी रिजर्व करना पड़ेगा बोनस। जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी होल्डर है, उनके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिजर्वेशन करनी पड़ेगी। उनके कन्वर्जन के टाइम उनको इक्विटी भी मिलेगी प्लस उन इक्विटी के ऊपर बोनस भी मिलेगा, भले वो इन फ्यूचर वाली डेट पे हो रहा है और बोनस इशू आज हो रहा है और कन्वर्टेबल बाद में होगी तो भी मेरे को उनके लिए आज ही रिजर्व करके रखना पड़ेगा, वरना ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। इसलिए क्लोजर की बात करूँ, जब आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा तो वहां से 15 दिन के अंदर अंदर आपको बोनस इशू कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अप्रूवल ले रखी है तो आपका क्लोजर जो है वो 2 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है बोनस वंस इशूड कैन नॉट बी रीअनाउंस, मतलब एक डिविडेंड वाला और ये वाला पॉइंट आप साथ में याद रख सकते हो कि डिविडेंड के बदले में बोनस इशू कभी नहीं कर सकते, और अगर आपने एक बार बोनस इशू अनाउंस कर दिया उसके बाद में आप उसको कभी भी वापस विड्रॉल नहीं कर सकते। 7 पॉइंट है। सबसे पहले बोनस इशू की डेफिनेशन समझानी है, फिर चैप्टर कौन सा एप्लीकेबल होगा वो जनरल कंडीशन बतानी है, फिर 2 पॉइंट एक साथ में कर देना है, बोनस इशू इन लिeu ऑफ डिविडेंड हो गया या फिर वंस अनाउंस कैन नॉट बी विड्रॉ। फिर रिजर्वेशन की बात करनी है कि हाँ एग्जिस्टिंग जो हमारे कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्डर है उनके लिए भी रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और क्लोजर की बात करेंगे कि अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहा है तो 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहा है तो 2 महीने के अंदर अंदर हमारा इशू क्लोज हो जाना चाहिए। बोनस इशू यहाँ पे खत्म हो गया। 2 टॉपिक कर लिया हमने, राइट इशू पढ़ लिया हमने, बोनस इशू पढ़ लिया। नेक्स्ट IPO ऑफ IDR। अब इशू ऑफ IDR का होता है क्या, IDR के लिए थोड़ा सा मैं आपको इन डेप्थ ले जाऊंगा और बताऊंगा कि IDR क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर समझ पाओगे कि IDR के यहाँ पे जो भी वर्ड यूज करेंगे वो आप तभी समझ पाओगे। IDR क्या होता है, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट। जब भी कोई फॉरेन कंपनी, जो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो गई है, सपोज मान लो USA की एक कंपनी है, वो अपनी शेयर्स इशू करना चाहती है इंडिया की पब्लिक को, तो इंडिया की पब्लिक के पास में अगर वो शेयर इशू करेगी और उसके बदले शेयर सर्टिफिकेट देगी इन डॉलर, तो यहाँ के पर्सन उन डॉलर का क्या करेंगे, उस पर लिख रखा है कितने डॉलर की शेयर है,
तो वो काम नहीं आती है। तो इसलिए, और ये प्रोसेस भी बहुत लंबा हो जाता है। यूएसए की कंपनी है और इंडिया का इन्वेस्टर है, तो इसलिए क्या करता है कि एक कॉन्सेप्ट निकाला गया कि एक काम करो, अगर कोई बाहर की कंट्री है, इंडिया से बाहर की कंट्री है, वो इंडिया के पर्सन को शेयर्स देना चाहती है, तो वो इंडिया के पर्सन जो शेयर खरीद रहा है उससे उतने शेयर वहीं के किसी कस्टोडियन को दे देवे और उसको बोल देवे कि ये जो शेयर्स है वो इंडिया के लोगों के लिए मैंने उनको बेच रखे हैं। और यहाँ का इंडिया का कोई एक पर्सन हो, वो उन शेयर्स के बदले यहाँ पे उनको एक रिसिप्ट दे देवे कि हाँ, आपके बिहाफ पे अमेरिका में एक कस्टोडियन है, उसने उस कंपनी के शेयर्स अपनी कस्टडी में रख रखे हैं और उसकी रिसिप्ट ये रही। तो वो इंडियन डिनोमिनेशन में होगा, मतलब इंडियन रुपीज में होगा, इसलिए उसको बोलेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब आपको किसी कंपनी की, फॉरेन कंपनी की शेयर खरीदनी है, तो आप उस फॉरेन कंपनी की शेयर्स नहीं खरीदोगे, आप खरीदोगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इनडायरेक्टली क्या शो करेगी कि आपने किसी फॉरेन कंपनी की शेयर्स को एक्वायर कर रखा है। वैसे इंडिया में एक ही कंपनी है जो आईडीआर का इशू लाई है, बाकी शायद तक मेरे हिसाब से तो कोई कंपनी नहीं है जो आईडीआर लाई है। तो इतना हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकली एक ही कंपनी आई है इंडिया की बाहर की जो इंडिया में अपना आईपीओ या एफपीओ लाई है, अदरवाइज इतना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको कि बाहर की कंट्री है, वो कंट्री अपनी शेयर्स इशू कर रही है इंडिया के पर्सन को, तो जितने इंडिया के पर्सन उस शेयर कंपनी के शेयर्स खरीद रहे उतने वो यूएसए वाली कंपनी वहीं के किसी कस्टोडियन को कस्टडी में रखने के लिए दे देती है। और यहाँ पे इंडिया में क्या करेगा कि कोई एक डिपॉजिटरी, जो बोलेंगे हम डोमेस्टिक डिपॉजिटरी, इंडिया की है इसलिए डोमेस्टिक, वो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी उन शेयर्स के बदले आपको इंडियन में आईडीआर इशू कर देंगे। और आईडीआर के बेसिस पे आप कह सकते हो कि मैंने किसी फॉरेन कंपनी की शेयर्स खरीद रखी है। उन आईडीआर को लिस्ट करवाना है, समझ गए ना। मतलब भली बाहर वाली जो कंट्री है वो उसकी कंट्री में लिस्टेड है, उसने अपने वहां की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड करा रखी है, बट वो जब इंडिया की पब्लिक को इशू करेगी अपनी शेयर्स, तो वो आईडीआर इशू करवाएगी, इंडिया के ही किसी डिपॉजिटरी से आईडीआर इशू करवाएगी। उन आईडीआर को आपको लिस्ट करना है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, ताकि लिस्टिंग से क्या हो जाएगा कि जिसको भी खरीदना है और वो खरीद सकता है, जिसको बेचना है वो स्टॉक एक्सचेंज पे जाके आईडीआर भी बेच सकता है। लिस्टिंग नहीं कराएंगे तो यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। तो इश्यूअर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया wants to issue shares in India, then can issue IDR. Then such company list its IDR on Indian Stock Exchange and instruct domestic depository to issue IDR against underlying equity shares. मतलब ऐसा है कि बाहर वाली जो कंपनी है ना, वो यूं नहीं है कि खाली बोल देवे कि हाँ मैंने इक्विटी इशू कर दिया, आप वहां से डिपोजिटरी रिसिप्ट, इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू कर दो। नहीं, वहां की जो कंपनी है वो कस्टोडियन को देगी कि हाँ आप अपनी कस्टडी में रखो। मतलब वो उनको बोल जाएंगे अंडरलाइंग शेयर, जिनके ऊपर कस्टोडियन ने अपनी कस्टडी कर रखी है। तो यहाँ पे सेबी का आईसीडीआर रेगुलेशन का आपको चैप्टर नंबर 7 फॉलो करना पड़ेगा। चैप्टर 7 ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या दूसरी बात आ जाएगी, क्या कोई भी कंपनी, बाहर की कोई भी कंपनी अपने आईडीआर इशू कर देगी इंडिया में? तो उसके लिए बोला गया नहीं नहीं नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हो तभी आप अपने आईडीआर इंडिया में इशू कर सकते हो। वो क्या होता है, एलिजिबिलिटी कितनी क्या है? इश्यूअर कंपनी शुड बी लिस्टेड इन होम कंट्री फॉर इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग ईयर। मतलब जिस कंपनी में वो इनकॉर्पोरेट हुई है वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में 3 साल से लिस्टेड होनी चाहिए। दूसरा, कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड, कोई कंपनी को डिपार्ट वगैरह नहीं करना होना चाहिए कि आप आपके पब्लिक इशू नहीं ला सकते हो या फिर आईडीआर नहीं इशू कर सकते हो, ऐसा प्रोहिबिटेड वहाँ की कंट्री ने नहीं करा होना चाहिए उसे। इशू कंपनी हैज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लाइंस इन द होम कंट्री, मतलब हमारे यहाँ की बात करें तो एलओडीआर कंप्लाइंस होता है, तो वहाँ का जो उनका कंप्लाइंस है वो उसने पिछले साल में पूरा करा होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है प्रमोटर डायरेक्टर आर नॉट फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर, जो हर पॉइंट में आ ही रहा है आपके, तो कोई बात नहीं, इसको भी चिपका देना है यहाँ पे। दो चीजें कर सकते हो आप, इश्योर कंपनी इज नॉट प्रोहिबिटेड, और दूसरा हो सकता है प्रमोटर और डायरेक्टर आर नॉट फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर। और फिर दूसरी बात, उनके होम कंट्री में लिस्टेड होनी चाहिए पिछले 3 साल तक का के लिए, और फास्ट ट्रैक ऑफ कंप्लायंस होना चाहिए उसके होम कंट्री के अंदर। ऐसी कोई कंपनी है वही अपना आईडीआर इंडिया में इशू कर सकती है और उन आईडीआर को लिस्ट करा सकती है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे। कंडीशन क्या होती है इनकी? कंडीशन वही 4 कंडीशन तो आपके कॉमन ही है इन प्रिंसिपल। अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, एग्रीमेंट विद डिपोजिटरी, 75% फर्म अरेंजमेंट कराएगी वो, 25% जनरल गवर्नमेंट पर्पज के लिए ले सकती है। ये 4 जो कंडीशन है वो तो आईडीआर के लिए भी सेम रहेगी।
3 एक्स्ट्रा रहेगी। इश्यू साइज क्या होना चाहिए उसका, 50 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। अंडरलाइन इक्विटी शेयर्स मस्ट बी लिस्टेड इन द होम कंट्री, मतलब यूँ नहीं है कि मैंने बाहर वाली जो कंट्री है वो उसने कस्टोडियन को तो दे दी वो शेयर, पर उन शेयर को लिस्टेड नहीं करे। उन शेयर को भी जो कस्टोडियन के कस्टडी में रहेगी और जिनके बिहाफ पे डोमेस्टिक डिपॉजिटरी ने आईडीआर इशू करा है इंडिया के पब्लिक को, वो शेयर भी उस कंट्री में लिस्टेड होनी चाहिए। और वन डिनोमिनेशन ऑफ आईडीआर, मतलब यू है कि बाहर वाली कंट्री जो यूएसए की है और यहाँ के जो पर्सन है वो इंडिया के है, तो एक ही डिनोमिनेशन होना चाहिए यूएस डॉलर और रुपीस का, यानी कि 2-3 का मिक्सचर हो रहा है, वन डिनोमिनेशन ही होना चाहिए। तो यह हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट आईपीओ ऑफ आईडीआर का। और आईडीआर जो डोमेस्टिक डिपॉजिटरी अपने इंडियन के पब्लिक को आईडीआर इशू कर रही है, उन शेयर्स के बदले जो कस्टोडियन ने अपने कस्टडी में रख रखे हैं फॉरेन कंपनी के शेयर्स को, उन शेयर्स को फॉरेन कंपनी ने लिस्टेड भी करा रखे हैं और कस्टोडियन ने अपने कस्टडी में भी रख रखे हैं, और उनके बदले पे यहाँ पे डोमेस्टिक डिपॉजिटरी हमारे को आईडीआर इशू कर रही है। उन आईडीआर को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दिए जाएंगे और आईडीआर पे आप स्टॉक एक्सचेंज पे आप उन आईडीआर को सेल और परचेज दोनों कर सकते हो। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए क्या होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल होती है, वहां से पता पड़ेगा हमें। और जनरल कंडीशन क्या कि हमारे क्या क्या जनरल कंडीशन फुलफिल करनी है, 4 कंडीशन तो पूरा नहीं है, 3 कंडीशन नहीं याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा राइट इशू ऑफ आईडीआर, मतलब उनकी इशू आईडीआर होल्डर है उनको और इशू करना चाहते हैं। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ होगा, जहाँ पे वो कंपनी रजिस्टर्ड है वो अपनी कंट्री में राइट इशू कर रही है, राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कर रही है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट इशू ऑफ आईडीआर। मेरे पास पहले से आईडीआर है तो मेरे को और राइट इशू मिलेगा आईडीआर का। अगर मेरे पास पहले से इक्विटी शेयर्स है तो मुझे और मिलेगी इक्विटी शेयर। तो अगर मान लो फॉरेन कंट्री वाला अपनी इक्विटी शेयर और इशू करता है राइट इशू के फॉर्म में, तो यहाँ के इंडिया के पब्लिक को क्या मिलेगा, राइट इशू ऑफ आईडीआर। Companies whose shares are listed in IDR on Indian Stock Exchange and want to make a right issue of IDR then comply with Chapter 8 along with Chapter 7 of the SEBI ICDR regulation at the time of filing of offer document with ROC। तो क्या होगा यहाँ पे कि आपको चैप्टर 7 तो फॉलो करना था राइट इशू ऑफ आईडीआर, आईपीओ ऑफ आईडीआर का, और उसके साथ साथ में आपको फॉलो करना पड़ेगा चैप्टर 8 अगर राइट इशू ऑफ आईडीआर ला रहे हो तो। जैसे 2 प्रकार की कंपनी होती है जो इनएलिजिबल होती है, जो अपना राइट इशू नहीं ला सकती आईडीआर का। एक ऐसी कंपनी जो ऑफर डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के टाइम पे सेबी का ब्रीच कर रखा है कोई भी प्रोविजन सेबी के एलओडीआर का, या फिर दूसरा यहाँ पे गलत टाइप हो गया, यहाँ पे होना चाहिए डिपॉजिटरी एग्रीमेंट का, डिपॉजिटरी एग्रीमेंट का या फिर सेबी एलओडीआर के रेगुलेशन का, इन दोनों का ब्रीच कर रखा है। ऐसी कंपनी आईडीआर नहीं ला सकती, आईडीआर का राइट इशू नहीं ला सकती। और दूसरी कंपनी जिसके डायरेक्टर या प्रमोटर फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर हो गए। तो पहले ही जब आईपीओ लाया था आईडीआर का तभी ये पॉइंट आया था, अभी वापस आया था। तो अगर पहले ही आईपीओ नहीं ला सकी तो राइट इशू कैसे लाएगी। तो मान लो सपोज ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो आईपीओ ऑफ आईडीआर लाई थी तब उसके जो डायरेक्टर या प्रमोटर थे वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर नहीं थे, और आईडीआर हो गया कंप्लीट हो गया, उसके बाद में कभी बन गए और वो कंपनी राइट इशू ला रही है आईडीआर का, तब जाके उससे थोड़े से पहले ही मान लो वो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर हुए तो ऐसी कंपनी बन गई है तो भी वो अपना राइट इशू नहीं ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मैंने आपको बताया था कि पहले से मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि हाँ सेलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सन्स को मैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के ऊपर ही राइट इशू मतलब शेयर्स इशू करूंगा, ऐसा कोई ऑफर लेके आया हूँ मैं, तब कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा चैप्टर 5 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। लिस्टेड कंपनी ऑफर शेयर्स टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, और उसके अंदर आपका कभी भी इसोस या स्वेट इक्विटी है या फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट है आईडीआर वगैरह ये होगी, ये कोई इशू कर रहा हूँ तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ये इंक्लूड नहीं होते हैं। हमारा नॉर्मल जो फर्दर पब्लिक ऑफर वगैरह है वही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पे शेयर्स इशू कर रही है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू कर रही है, वो भले इक्विटी हो या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो, वो इशू कर रही है, तो उस टाइप के अलॉटमेंट को कहेंगे हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और उस टाइम फॉलो करनी पड़ेगी चैप्टर 5 ऑफ आईसीडीआर सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। अब इनएलिजिबल इशूअर कौन होंगे, कौन कौन से ऐसे लिस्टेड कंपनी है जो ऐसे इशू नहीं ला सकती है। फर्स्ट, जिस कंपनी के डायरेक्टर प्रमोटर फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर हो। सेकंड,
कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग ड्यू टू द बोर्ड SE डिपॉजिटरी, मतलब अगर मेरा पैसा देना, मैं इशूअर हो और मैंने स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी या फिर सेबी का कोई भी पेमेंट बाकी रख रखा है ऐसी कंपनियों में, तो मैं अपना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं ला पाऊंगा। पहले मेरे को उनका आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना पड़ेगा, देन ओनली आई एम एलिजिबल। और थर्ड, कंपनी प्रमोटर है प्रीवियसली सब्सक्राइब टू वारंट्स और वो फेल टू एक्सरसाइज हो गए, मतलब अगर कंपनी ने प्रमोटर वगैरह को वारंट दे रखा था और वारंट उन्होंने एक्सरसाइज ही नहीं करा, तो उन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है इन एक्सरसाइजिंग ऑफ वारंट, ऐसी कोई कंपनी है तो वो भी अपना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं ला सकती। तीन प्रकार की एलिजिबिलिटी इन एलिजिबल कंपनी है। फर्स्ट कोई फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर वाला, सेकंड आउटस्टैंडिंग है कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को या डिपॉजिटरी को, और थर्ड अगर वारंट दे रखा था प्रमोटर को और उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करा। ऐसी तीनों में से कोई सी भी आपकी कंपनी में फॉल हो रही है, कोई सी भी कैटेगरी में फॉल हो रही है, तो आपकी कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं ला सकती। अब यहाँ पे इनएलिजिबल बायर भी दे रखा है। पहले तो मैंने बोला था कि सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हैं, तो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन में भी को ही बोलते बायर, उनको ही हम शेयर्स देंगे। उसमें से भी हम बोल सकते हैं कि हाँ, अगर इस कैटेगरी के अंदर आया तो वो अपना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर शेयर्स उसको अलॉट नहीं करेगी कंपनी। कौन? ऐसा कोई भी पर्सन जिसने जब से अलॉटमेंट आया उसके पिछले 90 डेज के अंदर अंदर उस कंपनी की शेयर्स को बेच होगी। अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसने पिछले 90 डेज के अंदर बेची है, आप उसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दे रहे हो, तो बाकी के जो शेयर होल्डर है वो तो नाराज हो जाएंगे ना आपसे कि ये तो आपकी शेयर्स बेच रहा है पहले से और आप उसी को और अलॉट करना चाह रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या करा गया कि पर्सन हु हैव सोल्ड शेयर्स ड्यूरिंग 90 डेज पीरियड, 90 ट्रेडिंग पीरियड प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट से 90 डेज के पीछे जाएंगे, उसके अंदर उसने कोई भी शेयर्स खरीद बेच रखी होगी, तो ऐसे बायर को हम, ऐसे पर्सन को हम अलॉटमेंट नहीं करेंगे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर। पर इसके दो एक्सेप्शन है। अगर मान लो वो कोई प्रमोटर था और प्रमोटर से प्रमोटर के अंदर ही उसने ट्रांसफर कर रखी है, इस 90 दिन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रमोटर था और प्रमोटर से प्रमोटर के अंदर के उसने शेयर्स बेच रखे हैं, तो वो यहाँ पे इनएलिजिबल नहीं होगा, वो एलिजिबल ही होगा। और दूसरा होगा इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, मतलब मान लो कि मैं प्रमोटर था या फिर मैं कोई भी शेयर होल्डर था, मैंने उनको प्लेज कर रखी थी और बाय वर्च्यू ऑफ प्लेज वो मेरे ट्रांसफर हो गई पिछले 90 दिन के अंदर अंदर, प्लेज की वजह से थी और प्लेज की वजह से वो शेयर मेरे ट्रांसफर हो गई। जिसको भी कर रखी थी मैंने प्लेज, मतलब वो कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक वगैरह हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, NBFC हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उनको मैंने प्लेज कर रखी थी और प्लेज के होने की वजह से उनको शेयर ट्रांसफर हुई है। तो ऐसा कोई ट्रांसफर हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्रमोटर ग्रुप के अंदर हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी हम वहाँ पे एलिजिबल बायर की कैटेगरी में ही आएंगे। क्या क्या देखा हमने? एलिजिबल इश्यूअर कौन है, उसके अंदर 3 पॉइंट है। एलिजिबल बायर कौन है, उसके अंदर 1 पॉइंट है, उसके 2 एक्सेप्शन है। 90 डेज का याद रखना, और उसके अंदर क्या है, आपको इंटरेस्ट से ट्रांसफर करा है प्रमोटर के बीच में, या फिर इन्वोकेशन ऑफ प्लेज के द्वारा वो शेयर सेल हुई है, तो उसमें हमारे कोई दिक्कत नहीं है। जनरल कंडीशन है, सिंपल ही है, सारी फुल्ली पेड अप होनी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, डीमेट फॉर्म में होना चाहिए, और कंप्लायंस करे होने चाहिए LODR के रेगुलेशन के। डीमेट फॉर्म वाला कॉमन है, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, अप्रूवल चाहिए पड़ेगी पहले शेयर होल्डर की कि मैं इन्हीं को दे रहा हूँ। मतलब मान लो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या आती कि कंपनी अपनी मर्जी से चूज कर रही है कि नहीं इसको 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 दूंगा, तो बाकी ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो बाकी ने आपका क्या कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो आप क्या करो, बाकी की भी अप्रूवल लो, मतलब एक सबके अप्रूवल लो कि है ना, मैं इनको देना चाहता हूँ। अगर बाकी सब जने मान रहे हैं कि हाँ इनको देना है, तो कंपनी को प्रॉब्लम ही क्या है? और इस टाइप की जो अलॉटमेंट होता है ना, वो बड़े लेवल पे होते हैं, बड़े बड़े बायर ही होते हैं जो खरीदते, तभी बाकी छोटे मोटे शेयर होल्डर कुछ नहीं बोलते और उनको कहते हैं कि हाँ कंपनी को जरूरत है पैसे की, तो ये बड़े बड़े बायर को अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर देंगे तो कंपनी के पास में पैसा आएगा और उससे वो बिजनेस करेगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर को प्रॉब्लम नहीं होती है। मान लो अगर रेजोल्यूशन पास नहीं होता है तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं कर सकते, और फुल्ली पेड अप होनी चाहिए अपने शेयर्स, और LODR के कंप्लाइंस होने चाहिए उस कंपनी के, वही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके LODR के कंप्लाइंस ही नहीं है और आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। वही मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है वो एलिजिबल सिक्योरिटी इशू कर रही है ओनली ऑन QIB में कौन कौन आते हैं, वही म्यूचुअल फंड, AIF, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गए, पेंशन फंड हो गए जिनका कॉर्पोरेट 25 करोड़ से ज़्यादा का है, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC हो गई, इसे करके मैंने आपको पूरी कैटेगरी बताई थी, वो QIBs के अंदर आती है।
उनको हम स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो उस प्रकार के अलॉटमेंट को प्लेसमेंट को बोलते हैं हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जो प्राइवेट प्लेसमेंट की बेसिस पे होती है। अगर ऐसा प्लेसमेंट कर रहे हैं तो हमारे को चैप्टर फॉलो करना पड़ेगा, चैप्टर 6 ऑफ ICDR रेगुलेशन। अब ये चैप्टर में कंफ्यूज मत होना, चैप्टर मतलब होता है कि हाँ इस चैप्टर के अंदर इस टाइप की इशू का रेगुलेशन दे रखी है। इस चैप्टर के अंदर जैसे राइट इशू है तो राइट इशू की सारी कंडीशन दे रखी है कि अगर कंपनी राइट इशू लाती है तो क्या क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट चैप्टर 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो उसके अंदर दे रखा है जो मान लो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का, तो उसकी सारी कंडीशन दे रखी है। आपको यू कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये चैप्टर क्या होता है। चैप्टर का मतलब अगर इस टाइप का अलॉटमेंट है तो उसके लिए एक चैप्टर दिया है बेयर एक्ट के अंदर ही, और उस चैप्टर के अंदर सारी कंडीशन बताई गई है कि उस कंपनी को इस टाइप का अलॉटमेंट ला रही है तो क्या क्या करना पड़ेगा। कंडीशन फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सबसे पहले SR पास करना पड़ेगा जिसकी वैलिडिटी रहेगी 365 डेज के लिए, और प्रपोज शेयर ऑफ द सेम क्लास विच आर लिस्टेड ऑन द लिस्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर। यूं नहीं होना चाहिए कि अगर मान लो मेरी लिस्टेड तो दूसरे टाइप की शेयर्स थी और अभी मैं प्रेफरेंस QIPs कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई नई टाइप की शेयर्स इशू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस टाइप की शेयर्स में इशू कर रहा हूँ उस टाइप की शेयर्स पहले से 1 साल से ज़्यादा लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पे। बट इन दोनों का भी एक एक्सेप्शन है, कब ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो भी चलेगा। वो होती है अगर मान लो कोई भी QIPs हो रहा है टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो मैंने आपको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पढ़ाया था ना, 25% चार्ज लिमिट बताई थी पोस्ट इशू कैपिटल की, इतनी हुई तो इतनी मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, 25% से शुरू हो रही थी वो, अगर वो कम हो गई है उसको बढ़ाने के लिए हम पब्लिक मतलब QIPs को अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में अगर अपन स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे तो भी चलेगा, या फिर वो सेम क्लास की नहीं होगी जो लिस्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर है, या फिर उससे भी कम ईयर के लिए लिस्टेड थी उन शेयर की इशू कर रहे हैं तो भी चलेगा। मतलब इन दोनों पॉइंट का ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट कंडीशन है प्रमोटर और डायरेक्टर नॉट फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर, वन ऑफ योर फेवरेट इशू शेयर्स टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं वो लिस्टेड कराने चाहिए हमारे को, कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। यूँ नहीं कि हमने पहले वाले शेयर्स इशू करे थे उनको लिस्ट कर रखा है, अब QIPs के अंदर जो नए शेयर इशू करे उनको लिस्ट नहीं कराया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन शेयर्स को भी हमारे को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाहिए। और गैप बिटवीन 2 QIPs मिनिमम 2 वीक का गैप होना चाहिए। आज मैं अगर कोई QIP लेके आया हूँ तो आज से 14 दिन के बाद में ही मैं दूसरा QIP ला सकता हूँ, उससे पहले नहीं ला सकता हूँ। क्या पढ़ा हमने, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कौन करता है, लिस्टेड कंपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज देती है, किसको देती है, ओनली ऑन टू QIP। कंप्लाई करना है चैप्टर 6 ऑफ SEBI ICDR रेगुलेशन, और वो हो गए प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस के ऊपर, और इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी इंक्लूड कर सकते हैं। कंडीशन 5 कंडीशन पड़ी, SR पास करना है, 365 की वैलिडिटी 365 डेज की वैलिडिटी है। दूसरा प्रपोज्ड इशू, जो शेयर्स हम इशू कर रहे हैं वो उसी क्लास की होनी चाहिए जो 1 साल से ज़्यादा लिस्टेड है। और इन दोनों का एक्सेप्शन था, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को मीट करने के लिए हम अगर QIP ला रहे हैं तो नहीं करनी ये दोनों कंडीशन। नेक्स्ट है प्रमोटर वगैरह, ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। इशू जो शेयर करे वो लिस्टेड करानी पड़ेगी हमारे को स्टॉक एक्सचेंज पे, और 2 QIPs के बीच में जो गैप होगा वो मिनिमम 2 वीक का होना चाहिए। लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का, फिर आप कह सकते हो कि मतलब ये चैप्टर आपने कंप्लीट पढ़ लिया है, इससे बाहर आई डोंट थिंक सो कुछ आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म। ये तीसरा प्लेटफॉर्म था, SME बोर्ड हो गया, मेन बोर्ड हो गया, और ये तीसरा बोर्ड हो गया। तो इसमें क्या है कि मीन्स द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफ द एलिजिबल बोरोवर। एलिजिबल बोरोवर कौन होता है अभी देखेंगे आप। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एलिजिबल कंपनी इश्यू कर रही है इट्स सिक्योरिटी ऑन IGP प्लेटफॉर्म, और लिस्टिंग भी करा रही है कहाँ पे, IGP प्लेटफॉर्म पे, फॉर ट्रेडिंग मतलब खरीदने बेचने के लिए, एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स विथ और विदाउट IPO। मतलब आप यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर आप एलिजिबल कंपनी हो, एलिजिबल का मतलब देख रहे हैं हम क्या है, एलिजिबल कंपनी हो और आप चाहते हो कि आप इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे अपनी शेयर्स को लिस्ट करा दो और ट्रेड भी करा दो, तो इन सच केस आप बिना IPO के ही अपने शेयर्स को लिस्ट भी करा सकते हो। ये फायदा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एलिजिबल इश्यूअर पढ़ा हमने। एलिजिबल इश्यूअर का मतलब क्या होता है, एलिजिबल इश्यूअर का मतलब होता है कि वो कंपनी जो इन बिजनेस में इनके अंदर इंगेज हो। 4 टेक्नोलॉजी हो गई थी, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, और एक हो गया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक हो गया था हमारा डाटा एनालिस्ट। ऐसे 6, इन 6 बिजनेस के अंदर कोई कंपनी फॉल कर रही है तो क्या बोलेंगे हम उनको, एलिजिबल बाय।
और वो अपने शेयर्स को लिस्ट भी करा सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। कहाँ पे? आईजीपी प्लेटफॉर्म पर। कंडीशन क्या है? 25% से ज़्यादा की शेयर्स प्री इशू कैपिटल होल्ड करनी हुई होनी चाहिए क्यूआईपी या आईजीपी इन्वेस्टर के। 1000 शेयर्स थी हमारी, 1000 का 25% 250 करोड़, 250 करोड़ हमारी पहले से क्यूआईपीज ने होल्ड कर रखी होनी चाहिए या फिर इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के इन्वेस्टर ने होल्ड करी होनी चाहिए। इन कंडीशन में ही हम अपनी शेयर्स को आईजीपी के प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करा सकते हैं। यहाँ पे छोटा मोटा इशू नहीं ला सकते। यहाँ पे जो इशू साइज होगी वो कम से कम होनी चाहिए 10 करोड़ से ऊपर की। मिनिमम ऑफर साइज शुड बी मोर देन 10 करोड़। छोटा मोटा नहीं आ रहा है, बड़ा इशू है ये। तो ऑफर साइज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 10 करोड़। और एप्लीकेशन, मिनिमम एप्लीकेशन साइज, और यह बात करूँ मिनिमम ट्रेडिंग लोड की, तो वो होनी चाहिए हमारी 2 लाख से ऊपर। आईपीओ के केस में हम पढ़ा था मिनिमम एप्लीकेशन और मिनिमम ट्रेडिंग लोड 1-1 लाख के होने चाहिए, पर यहाँ पे उनको बढ़ा के 2-2 लाख का दिया गया। मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जो डेफिनेशन होती है ना, उतना कर दिया इनको। और लास्ट होना चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज होने चाहिए 50। 5 कंडीशन है। 25% से ज़्यादा की होल्डिंग होनी चाहिए क्यूआईपी या फिर आईजीपी इन्वेस्टर के पास में। एप्लीकेशन साइज होनी चाहिए 10 करोड़ से ज़्यादा की, जहाँ पे अलॉटी होनी चाहिए मिनिमम 50। और मिनिमम एप्लीकेशन साइज या मिनिमम ट्रेडिंग लोड की बात करूँ तो वो होनी चाहिए 2 लाख। कौन कौन सी कंपनीज होती है, एलिजिबल कंपनी होती है? जो बिजनेस के अंदर होती है। 4 प्रकार की टेक्नोलॉजी, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक होता है डाटा एनालिस्ट। अब इसी के साथ में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया पूरा, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? आईपीओ पढ़ा, आईपीओ की सारी कंडीशन पढ़ी, उसके साथ साथ में एफपीओ की कंडीशन भी पढ़ ली कि हाँ इसमें ये एप्लीकेबल होता है, इसमें आईपीओ में होता है तो ये होता है, एफपीओ में होता है तो ये होता है। ये सारी हमारी खत्म हुई। खत्म होने के बाद में हमने छोटे छोटे टॉपिक उठाए, जिसमें हमने राइट इशू पढ़ा, बोनस इशू पढ़ा, फास्ट ट्रैक एफपीओ पढ़ा, आईपीओ ऑफ एसएमई कंपनी पढ़ा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट पढ़ा, राइट इशू ऑफ आईडीआर वगैरह पढ़ा, और ये इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पढ़ा। ये सारे हमारे छोटे छोटे टॉपिक थे, इनको भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करूँ वेटेज की, तो इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा रहता है एग्जाम में। मिनिमम मतलब मान लो 20 से 25 मार्क्स के भी पूछे गए क्वेश्चन, और कभी कभी 30 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैंने आपको कोर्स में से बहुत, आप कोर्स देखोगे ना, जब मॉड्यूल उठाओगे ना, तब उसमें देखोगे कि हाँ आपका चैप्टर तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे जो मैंने इसमें बताए गए वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट डोंट फॉरगेट, हमारा जो आईसीएसआई है वो कभी भी आपके कोर्स के बाहर के क्वेश्चन भी दे सकता है। तो बहुत स्टूडेंट्स के आते हैं कि उनको फिर बाद में लगता है कि यार ये तो हमारा कोई सिलेबस में नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। हम इसीलिए मैंने सारे के सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, ताकि आपका कोई सा भी क्वेश्चन उठ के आए आप उसको आंसर लिख सको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।